गीतांजलि अकलाते हुए बोली, मैं ऐसे कैसे बाहर जा सकती हूँ सबके सामने। मैंने पहले ही कहा था, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन सच काइंड ऑफ ड्रेस। कर्तव्य पीछे से उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए बोला, गीत, पहली बात, तुम इंडियन बियर में स्विमिंग कैसे करोगी? बताओ मुझे। एक बार स्विमिंग सीख जाओ, फिर जो मन करे वह पहनकर स्विमिंग करो तुम। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और दूसरी बात, ये कपड़े मेरे हैं, नॉट एनी वेस्टर्न आउटफिट। तुम कंफर्टेबल फील करो। और ये इतने ढीले भी हैं कि कुछ पता नहीं चलेगा तुम्हारा चेस्ट एंड ऑल। कर्तव्य बहुत ही कैजुअल बोला, लेकिन जैसे ही गीतांजलि ने कर्तव्य के मुंह से अपने चेस्ट के बारे में सुना, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर गहरी लाली छा गई। उसके चेहरे के भाव देखकर कर्तव्य को अपने कई शब्द याद आ गए और उसे समझ आ गया कि उसने अनजाने में ही कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह जल्दी से अपनी बात सुधारते हुए बोला, भूल जाओ जो मैंने कहा। मैं तो कुछ भी कहता रहता हूँ। अरे तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, ये तो पता ही होगा तुम्हें कि कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। कहीं लोगों की बातों में टाइम बर्बाद ना हो जाए। स्विमिंग का टाइम है। कर्तव्य ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन वह समझ सकता था उसके ऐसे शब्द बोलने के कारण अब गीतांजलि उससे असहज होकर कुछ कदम दूर ही रहेगी। लेकिन मैं कैसे? गीतांजलि अभी कुछ बोलती, कर्तव्य ने उसे वैसे ही उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, चलिए। कर्तव्य ने गीतांजलि का हाथ खींचकर उसे कमरे से बाहर खींच लिया। वह उसे स्विमिंग पूल एरिया की ओर लेकर जाने लगा। गीतांजलि के चेहरे पर एक्साइटमेंट और घबराहट दोनों दिखाई दे रही थी। गीतांजलि ने उसे इतने बड़ी हवेली के अलग कोने की तरफ जाते देखा। अरे, हम इधर कौन से पूल में जा रहे हैं? गीतांजलि अजीब सा मुंह बनाकर बोली। कर्तव्य मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा और गुनगुनाते हुए उसका हाथ पकड़कर पूल एरिया की ओर बढ़ गया। वह दोनों जैसे ही पूल एरिया में पहुंचे, कर्तव्य ने जल्दी से उसे अपने बाहों में एकदम ब्राइडल स्टाइल से उठा लिया और मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर झुककर बोला, तुम्हारे हर सफ़र की शुरुआत मुझसे और मेरे साथ है, और मेरी हर दिल की ख्वाहिश की मंजिल का अंत तुमसे ही है, बस तुमसे ही। कर्तव्य उसकी आंखों में देखते हुए गुनगुनाते हुए बोला। गीतांजलि उसके कई शब्दों को सुनकर उसकी पलकें बार बार झपकने लगीं। वह अभी कुछ कहती उससे पहले ही कर्तव्य उसे लेकर पूल में कूद गया। इससे पहले कि गीतांजलि कुछ समझ पाती, वह पूरी तरह से पूल में समा चुकी थी। उसने अपने बालों को अपने चेहरे से हटाते हुए कर्तव्य को देखा, जिसने उसे कमर से कसकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से अपने बाल ठीक कर रहा था। उसने गीतांजलि को खुद की तरफ गुस्से से घूरते हुए देखा तो अपनी बाहें कसते हुए बोला, क्या? ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या? गीतांजलि भी उसकी नकल करते हुए बोली, कुछ नहीं, मुझे पकड़ो, मैं तुम्हें हेवन तक ले जाऊंगा। उसने जिस तरह कहा, उसकी आवाज में एक अलग सा ही नशा था। क्या आपने कहा? क्या कहा? क्या इसका क्या मतलब है? गीतांजलि अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उसे संदेह भरी आंखों से बोली, बस मतलब स्विमिंग। एक बार जब तुम इसमें परफेक्ट हो जाओगी तो तुम्हें हेवन जैसा फील होगा, क्योंकि फिर तुम्हें बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छा महसूस होगा। वह बार बार अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को रोकने के लिए अपने बाल झटकता है, क्योंकि जब भी उसे गीतांजलि अपने पास महसूस होती तो वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। वह अपनी सोच से बाहर आया, तभी उसने देखा गीतांजलि का चेहरा जैसे ब्लड से ढका हुआ है। उसके चेहरे पर शर्म के कारण घबराहट साफ दिख रही थी। वह अपनी छोटी छोटी उंगलियां कर्तव्य की नंगी छाती पर चला रही थी। कर्तव्य उसकी यह हरकत देख उसको अपने और करीब खींचते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा क्रश भी मुझ पर फिदा है ना? गीतांजलि अपना सर उसकी गर्दन में छुपाते हुए मुस्कुराई। कर्तव्य हंसते हुए बोला, अगर तुम मुझ पर फिदा नहीं भी होती तब भी अब तुम कर्तव्य सिंह चौहान से अलग नहीं हो सकती। फिर उसकी गर्दन पर हल्के से अपने होंठ रखते हुए, तुम्हें सिर्फ मेरा होना है जाना। गीतांजलि उसके होंठों के स्पर्श को अपनी गर्दन पर महसूस कर उससे और चिपक गई। कर्तव्य ने भी उसे खुद से दूर नहीं किया। लगभग 15 मिनट बाद कर्तव्य उसके चेहरे को अपने सामने करते हुए बोला, शुरू करें? गीतांजलि ने जल्दी से अपनी गर्दन को हिलाया। गहरी सांस लो और अपनी बॉडी को एकदम लूज छोड़ो, कर्तव्य ने उसे समझाते हुए कहा। गीतांजलि ने भी उसके ऑर्डर को पूरी तरह फॉलो किया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह डूब रही हो। उसने जल्दी से कर्तव्य की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और हड़बड़ाते हुए कहा,
जल्दी से मुझे पकड़िए, मैं डूब रही हूँ। अचानक गीतांजलि को अपने से सटा देखकर कर्तव्य अपना कंट्रोल खोने लगा। उसने खुद को शांत करने के लिए अपने एक हाथ से अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। कर्तव्य जी, आप पकड़ क्यों नहीं रही हो? बताइए ना, मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखो। वह तो मैं करती ही हूँ, वह अकड़ कर बोली। कर्तव्य ने उसे पकड़कर तैरना सिखाया। फिर एक बार अच्छी तरह से उसे सारी बातें समझाई। कुछ मिनट प्रैक्टिस करने के बाद कर्तव्य ने गीतांजलि को अपनी गोद में उठाकर उसे पूल एरिया से बाहर निकाला और वहीं पर बिठाकर दोबारा पूल में कूद गया और गीतांजलि को समझाने लगा। गीतांजलि पूल के किनारे लॉन्ज में बैठी हुई खुद को सुखा रही थी। तभी ईशानी एक लॉन्ग बाथरोब पहनकर वहां पर आई। उसने गीतांजलि को एक नज़र देखते हुए धीरे धीरे अपना बाथरोब खोला। उसने एकदम छोटा सा स्विमिंग सूट पहना हुआ था। गीतांजलि ने जैसे ही उसके शरीर पर वह नाम मात्र स्विमिंग सूट देखा तो वह देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं ईशानी इठलाते हुए स्विमिंग एरिया के पास चली गई। उसने एक नज़र पीछे मुड़कर गीतांजलि को देखा और टेढ़ी मुस्कुराई और स्विमिंग पूल में कूद गई। फिर तैरते हुए वह दूसरे छोर पर गई जहाँ पर कर्तव्य आराम से खड़ा था। वह उसके पास जाकर बोली, अरे, तुम्हारा दिन कैसा रहा कर्तव्य? ईशानी ने उसके नेक चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा। ईशानी ने जिस तरह कर्तव्य को छुआ उसे देखकर गीतांजलि की आंखें जल उठी। जिस शरीर को वह कुछ मिनट पहले अपनी कोमल उंगलियों से छू रही थी, अब ईशानी ने छुआ था। अब तक तो अच्छा था, अभी तुमसे मिलने के बाद आगे का पता नहीं। कर्तव्य ने उसे एक एरोगेंट लुक देते हुए कहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी रात भी अच्छी बना सकती हूँ। ईशानी अब कर्तव्य से जैसे चिपकती हुई बोली। क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हारा ये विकल्प चुनूंगा, जब मेरे साथ मेरी पत्नी है, जो मेरे दिन के साथ साथ रात को भी अच्छा बनाने का हुनर रखती है? कर्तव्य की बात का मतलब समझकर ईशानी नफरत से एक नज़र गीतांजलि को देखते हुए दोबारा कर्तव्य की आंखों में देखते हुए बोली, कब तक भागोगे मुझसे? आई वॉन्ट टू स्टॉप चेंजिंग यू। इससे बेहतर होगा कि तुम गीतांजलि से दूर हो जाओ। कर्तव्य अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए, भूखे शेर के आगे खाना बनने को बहुत बेताब हो। अगर एक बार शेर आ जाता है तो खुद को छुड़ा नहीं पाओगी। और उसे बहुत बुरे तरीके से घूरा और गहरी सांस लेते हुए तैरते हुए दूसरी तरफ चला गया। मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, कब यह शेर मुझे खा लेगा। पानी मुझे इतना गीला नहीं कर सका जितना तुम्हारे इन शब्दों ने कर दिया। ईशानी धीमे से अपने होठों को काटते हुए तैरते हुए कर्तव्य से बोली। वहीं गीतांजलि की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे कर्तव्य और ईशानी दोनों ही नोटिस कर पाए। सही कहा आपने, मेरी सारी शुरुआत आपसे ही है। मेरे डिजायर से लेकर जेलस तक का सफर भी सिर्फ आपसे ही है। गीतांजलि बेहद गुस्से से उन्हें घूरते हुए खुद से बोली। फिर एक छोटी सी पर तिरछी स्माइल कर वहां से अंदर की ओर चली गई। वहां से निकलकर गीतांजलि अपने रूम की ओर बढ़ गई। वह बाथरूम के अंदर जाकर ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ी हो गई। वह खुद को शांत करने लगी। उसकी आंखें अभी भी बेसब पल याद करके जल रही थी। कुछ देर बाद जब वह थोड़ी रिलैक्स फील हुई तो उसने अपनी लाई हुई एक साधारण सी साड़ी पहनी और वहां से निकलकर कमरे में आ गई। लॉन में गीतांजलि किचन में जा रही थी। तभी उसे लॉन में कुछ शोर सुनाई दिया और वहां से आवाज का पता चलते ही वह तुरंत वहां पहुंची। तो उसने देखा लीलावती एक नौकर के साथ बहुत ही बुरी तरीके से बात कर रही थी। दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। मुझे जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ? लीलावती ने उस बूढ़े काका को धक्का देते हुए कहा। माफ करिए मालकिन, पर वह मेरा मतलब नहीं था। अगर जरूरी ना होता तो हम कभी छुट्टी नहीं मांगते आपसे। वह बूढ़ा अपने हाथ जोड़ते हुए बोला। छुट्टी चाहिए तुम्हें? ठीक है, आज से हर दिन तुम्हारी छुट्टी। कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। लीलावती ने उसे गुस्से से धक्का दिया। उस बेचारे बूढ़े काका को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बेटे और बहू की मौत के बाद अपने इकलौते पोते का पेट पालने के लिए वह ये नौकरी कर रहा था। उसने एक बार फिर लीलावती के आगे गिड़गिड़ाने की सोची। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने अहिल्या को अपनी ओर आते देखा। क्या बात है काका, आप ऐसे इस तरह जमीन पर हाथ जोड़कर क्यों बैठे हैं और रो क्यों रहे हैं? अहिल्या ने एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लिए। बड़ी बहू जी, आप घर पर नहीं थी तो मैंने लीलावती मालकिन से पूछा कि मुझे कल के लिए छुट्टी चाहिए। मेरे पोते का जन्मदिन है। आप तो जानती हैं मेरे अलावा उसका कोई नहीं है।
मैंने वादा किया था कि कल का दिन उसके साथ बिताऊंगा। बड़ी बहू जी, मैं पूरा महीना छुट्टी नहीं मांगूंगा, बस कल का दिन। वह सर्वेंट रोते हुए उसके आगे रिक्वेस्ट करने लगा। मैं अगले साल तक छुट्टी नहीं मांगूंगा। अहिल्या को उस नौकर के लिए बहुत बुरा लगा। लीलावती का यह व्यवहार बहुत ही गलत था। बेचारे नौकर को एक दिन की छुट्टी देना कोई बड़ी बात नहीं थी। जिसके पास छुट्टी लेने का कोई वास्तविक कारण है, उसके अलावा उसके घर में और भी कई नौकर नौकरानियां थे। इसलिए एक नौकर एक दिन काम पर नहीं आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर लीलावती जैसी दुष्ट महिला से वह उम्मीद भी क्या कर सकती थी। लेकिन तभी उसकी नज़र गीतांजलि पर पड़ी, जो चुपचाप यह सब देख रही थी। अहिल्या के लिए यह सबसे अच्छा अवसर था जब वह एक साथ दो निशाने साध सकती थी। वह लीलावती को मुंह तोड़ जवाब देकर महल में उसकी जगह दिखा सकती थी और गीतांजलि को उसके हक के लिए लड़ना भी सिखा सकती थी। उसने कहा, काका आप खड़े हो जाइए। पहले तो यह हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट मत करिए और आंखों से आंखें मिलाकर बात करिए। विनती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ काम करते हैं और इस काम की मेहनत में आपको पैसे मिलते हैं, किसी की मेहरबानी से नहीं। और आप भी किसे जाकर पूछ रहे हैं? उसे, जो खुद इस घर की मेहमान है। वह नौकर की ओर मुंह करके एक बार फिर बोली। इस बार वह गीतांजलि को समझाने के इरादे से बोली। और एक बात काका, कभी किसी के सामने झुकेगा मत। जब हम चुपचाप सब सह लेते हैं तो कुछ लोग हमारी चुप्पी को गलत समझ लेते हैं कि हम कमज़ोर हैं या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और धीरे धीरे भी हमारी सबसे अजीज चीज़ छीन लेते हैं। हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ती है और उसे लड़कर ही अपना हक पाना होता है। अहिल्या ने एक नज़र गीतांजलि को देखा, जो गौर से अहिल्या की बातें सुन रही थी। उसने वापस से नजरें घुमाई और कहा, ये कुछ पैसे हैं काका, चौहान परिवार की तरफ से। कुछ फिर खरीद लीजिएगा और बाकी आप उसके फ्यूचर एजुकेशन के लिए फिक्स कर दीजिएगा। और कल पूरे दिन आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तभी वहां पर लीलावती गुस्से से आई। गलत कर रही हो अहिल्या, तुम भी जानती हो कि मैं बेइज्जती सहने वालों में से नहीं हूँ। गलत? अगर बेइज्जती सहने वालों में से नहीं होती तो इतने सालों के बाद भी बेशर्मों की तरह यहाँ पड़ी हुई नहीं रहती। कब की ये हवेली छोड़कर चली गई होती। अहिल्या ने उसे घूर कर कहा और अंदर की तरफ बढ़ गई। शोरगुल खत्म होने के बाद गीतांजलि वापस किचन की ओर चल पड़ी। उसने जल्दी से ठंडे पानी का पूरा गिलास गटक लिया। गिलास को सींग में रखते हुए गीतांजलि ने तय किया कि अब वह भी सभी को मुंह तोड़ जवाब देगी, जैसे अहिल्या ने कहा था। यदि उसका दिल कर्तव्य के लिए कोमल, शर्मीला और भावुक है तो वह निसंदेह वह बुरी भी बन सकती है। वह अपने कर्तव्य को खुद से किसी को भी छीनने नहीं देगी। अपनी माँ के बाद अगर वह किसी के लिए कुछ महसूस करती है तो वह उसके लिए है, और उसे अपने हाल में मिले प्यार की रक्षा करनी चाहिए। उसने मनी मन एक कड़ा निर्णय लिया। कुछ समय बाद ईशानी के रूम में ईशानी भीगी हुई थी। उसने वही बाथरोब पहन रखा था। वह एक रोमांटिक सॉन्ग गुनगुनाते हुए कम रोशनी वाले रूम की तरफ चली गई। लाइट तो उसने बंद नहीं की थी। फिर जब उसने गीतांजलि को खिड़की के पास पाया तो उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। माचिस जलाती हुई गीतांजलि ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और उसकी पूरी आंखें ईशानी के भूरे रंग के बालों से जुड़ गईं। गीतांजलि के चेहरे का भाव बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसकी आंखों से आग निकल रही थी, और यह देखकर कहीं ना कहीं ईशानी अपने को डरता हुआ महसूस कर रही थी। वह हड़बड़ाते हुए बोली, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अभी के अभी बाहर निकल जाओ। वह अपनी उंगलियों से उसे बाहर निकलने का इशारा करते हुए बोली। तभी उसकी नज़र नीचे ढेर सारे कपड़ों पर पड़ी, जो कि कर्तव्य के थे। गीतांजलि ने अपनी गर्दन हल्के से चटकाई, फिर अपनी उंगलियों में से पकड़ी उस माचिस को जलाकर उन कपड़ों के ढेर पर फेंका। कपड़ों को धीरे धीरे जलता देख ईशानी आश्चर्यचकित रह गई। ये वही कपड़े थे जो उसने सालों से चुराए थे। जी हाँ, ये कर्तव्य के कपड़े थे, जो अब बस राख में तब्दील हो चुके थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच? ईशानी गुस्से से चिल्लाई। पर ईशानी भूल गई कि गीतांजलि भले ही कांच की गुड़िया जैसी दिखती है, लेकिन वास्तव में वह बहुत ही मजबूत थी। गीतांजलि ने गुस्से से अपने एक हाथ से ईशानी के दोनों गालों को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके बालों को पकड़कर खींचने लगी। आवाज़ नहीं, बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए अपनी गंदी जुबान से। ये सब देख रही हो? इससे मैं सिर्फ कर्तव्य जी के कपड़े ही नहीं, तुम्हारी हवस, तुम्हारी यह गंदी सोच और घिनौनी हरकतें जला रही हूँ। गीतांजलि उसे
डिस्टेंस लुक देते हुए बोली। ईशानी ने उसे जोर से दीवार की तरफ धक्का दिया, जिससे गीतांजलि का सिर दीवार से हल्के से टकराया। गीतांजलि, तुम अभी अभी नई अट्रैक्शन हो रही हो अपने पति के प्रति। कर्तव्य के लिए मेरे मन में जो इच्छा है वह आज की नहीं बरसों पुरानी है। उसे पाना मेरी तमन्ना है। उसे पाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। कोई भी नहीं, तुम भी नहीं। वह एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली। गीतांजलि ने पलटकर उसे जोर से एक थप्पड़ मारा, जिससे ईशानी लड़खड़ाते हुए बेड पर गिर गई। उसने ईशानी का बायां हाथ पकड़कर उसे बेड से उठाया और घसीटते हुए मिरर के सामने ले गई। गीतांजलि ने उसे घूरते हुए गौर से देखते हुए बोली, अपनी शक्ल देखी है? अपनी नहीं, नहीं देखी। अगर देखी होती तो पता होता कि कर्तव्य तुम्हारी औकात से बाहर है। ये बात अपने दिमाग में डाल लो, नहीं तो आई वांट इंसिडेंट टू इंस्क्राइब कर्तव्य। मैं तुम्हारे दिमाग में फिट करूंगी कि कर्तव्य तुम्हारा भाई है, और आज के बाद तुमने मेरे कर्तव्य जी पर गंदी नजर डाली तो। गीतांजलि ने ईशानी को एक बार फिर से दीवार की तरफ धकेला। ईशानी की पीठ दीवार से टकराई। गीतांजलि ने उसकी गर्दन को दबाया और जल्दी से अपने नाखून साफ करके उसका नुकीला सिरा ईशानी की दाईं आंख के पास किया। डर के मारे ईशानी के मुंह से चीख निकल गई। गीतांजलि ठंडी आवाज में बोली, यू नो द कंसिक्वेंसेस बेटर। अगली बार यह हाथ रुकेगा नहीं, और दिस इज माई प्रॉमिस। तुम्हारी हवस कितनी पुरानी है, आई डोंट गिव ए डैम। बहुत हो गया मास्टर बोर्डिंग। अब आइडेंटिटी टाइम फॉर माई माइंड क्लीनिंग, मेडिटेटिंग। ओके, ब्लैक हार्ट। और रही बात कर्तव्य जी की, तो मैं अपना प्यार कभी किसी से शेयर नहीं करती, और कर्तव्य जी कोई चीज़ नहीं है जिसको तुम हासिल करने के लिए पागल हुई जा रही हो। मुझे कर्तव्य जी के बारे में तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी पर आई तो मुझे बुरा बनने पर कोई गुरेज नहीं होगा। गीतांजलि ने वह नुकीला सिरा ईशानी के चेहरे पर फेंका और जाने लगी। ईशानी गीतांजलि के ऐसे व्यवहार में अचानक से बदलाव को समझ ही नहीं पाई। वो पीछे से चिल्लाई, इस कमरे में जो कुछ भी हुआ मैं सबको बता दूंगी, सारे घर वालों को बता दूंगी। सबको पता चलना चाहिए कि तुम कहीं से भी मासूम नहीं हो, तुम तो सनकी हो। गीतांजलि टेढ़ी मुस्कुराते हुए बोली, कम ऑन, गेट अप। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी तुम्हारा सपोर्ट करती हूँ। तुम सारे परिवार के सामने कन्फेस करोगी अबाउट योर डर्टी डिजायर रिगार्डिंग कर्तव्य जी। बट ऐसे क्या देख रही हो? अरे, सबको मेरे बारे में बताओगी तो मेरी इस क्रिया का रीजन नहीं बताओगी? दीदी को सिंपैथी भी चाहिए, और दीदी को अपने ट्रू कलर्स भी रिलीज नहीं करने हैं। ऐसे कैसे चलेगा दीदी लोग? ईशानी, मेरे साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। अपनी सीमाओं में रहो और अपने भविष्य पर ध्यान दो। कुछ अच्छा करो और एक सुरक्षित जीवन जियो। और अगर तुमने अब तितली की तरह उड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अब और नहीं जाने दूंगी। गीतांजलि उसके गाल को थपथपाते हुए उसकी क्लोजिंग रूम से बाहर की ओर बढ़ गई। ईशानी की खातिरदारी करने के बाद गीतांजलि डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गई। वह सबको खाना सर्व कर रही थी। उसने सर्वेंट के साथ सबको खाना परोसा और एक तरफ खड़ी हो गई। उसे ऐसे देखकर मृत्युंजय ने उसे डांटा, गीतांजलि बेटा, कितनी बार कहा है, सबको सर्व करने की ज़रूरत नहीं है, सब अपना खुद ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो फिर अपने पति की सेवा कर सकती हो, ठीक वैसे ही जैसे अहिल्या कई सालों से मृत्युंजय जी की कर रही हैं। ओंकार सिंह चौहान ने थोड़े मजाकिया लहजे में कहा। उनके मुंह से मृत्युंजय ने जब यह सुना तो ऐसे मुंह बनाकर बोला, ऐसे मत बोलिए भाई साहब, मैंने तो कितनी बार आपको खाना सर्व करने के लिए कहा है, लेकिन आप ही मना कर देते हो बार बार। ये गलत बात है। आओ भाई साहब, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करते। और ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, डिड नॉट इवन थिंक सो सर। हमें फूड अमीगो एक्शन ऑफ योर बिहेवियर। मृत्युंजय अब उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, यही तो सही बात है, माँ किसी को सर्विंग नहीं करती, बट थैंक्स गॉड हैव माई स्वीट कप केक जैसी भाभी जो मुझे बहुत प्यार से खाना सर्व करती हैं। युवराज बहुत प्यारी मुस्कान के साथ बोला। तू चुप कर, और गीतांजलि, तुम प्लीज अपनी सीट पर बैठो, सब अपना खाना सर्व करेंगे। और भाई साहब, आप तो मेरी टीम में थे ना, फिर ऐसे टीममेट मत बदलिए, एग्रीमेंट में बहुत दिक्कत होती है। अहिल्या ओंकार सिंह को देखते हुए मुंह बनाकर बोली, ठीक है, पर एक शर्त है कि खाने में कद्दू और करेला बनाना बंद करवा दो। ओंकार सिंह चौहान ने एक नज़र उन सारी डिशेस को देखते हुए कहा, ओहो, तो ये सारा ड्रामा इसके लिए हो रहा है।
जस्ट बिकॉज आप सबको करेला और कद्दू नहीं खाना। मैं ऐसे ही नहीं बोलती कि मेरा कर्तव्य अच्छा है। कभी कोई ड्रामा, कभी कोई कंप्लेंट नहीं। अहिल्या ने कर्तव्य के चेहरे को प्यार से छूते हुए कहा और बाकी सबको देखकर नजरें फेर लीं। सबने जैसे ही खाना देखा तो सबके चेहरे पर 12 बज गए। वे उस खाने को देखकर तरह तरह के मुंह बना रहे थे। अहिल्या सबके चेहरे पर छाई उदासी देखकर बोली, वैसे आज डिनर का मेनू मैंने नहीं, गीतांजलि ने डिसाइड किया है। अरे वह तो फिर ये सारा कद्दू और करेला भाई साहब को खत्म करना चाहिए। क्यों बड़े पापा? वैसे भी हम ज्यादा भूखे नहीं हैं, तो हम कुछ लाइट खा लेंगे। युवराज ओंकार सिंह को देखकर मुस्कुराते हुए बोला। सब लोग अपने ही गपशप में मसरूर थे। किसी ने ईशानी की खाली चेयर पर ध्यान नहीं दिया, सिवाय लीलावती के अपने कांटे को पकड़कर उठी हुई सब्जियों को जोर से दबा रही थी। तुम अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। कम से कम एक बार सारे डिशेस को ट्राई कीजिए, फिर कोई निर्णय लीजिए, कर्तव्य ने कहा। यह सुनकर नाक सिकोड़कर और माथे पर बल डालकर सभी ने पहले तो झिझके, पर खाना खाते ही एक एक ने खाया तो उसे खाते ही उनकी आंखें चमक उठी। वे बिना कोई शब्द बोले जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगे। उनको ऐसे देखकर अहिल्या ने धीरे से मुंह बनाकर कहा, दल बदलू कहीं के। उसकी आवाज इतनी स्पष्ट थी कि मृत्युंजय ने सुन लिया। इतना चढ़ने की जरूरत नहीं है, गीतांजलि बेटा बहुत अच्छा खाना बनाती है। फिर गीतांजलि को देखकर बोला, गीतांजलि बेटा आज के बाद रात का डिनर तुम बनाना। फिर अहिल्या को छेड़ते हुए, वैसे भी तुम्हारी उम्र हो रही है ना, तो यह काम तुम्हारे बस का नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा डैड। युवराज के साथ बाकी सब उसे चढ़ाने के लहजे से बोले। अहिल्या का मुंह उनकी इस बात से लाल हो चुका था। फाइन, अगर मेरी उम्र हो रही है तो आप दोनों अभी से अपना सारा काम खुद करेंगे और मुझे बस आराम करने देंगे। उसने एक टेढ़ी मुस्कान करके दोनों को घूरते हुए कहा। इस बीच लीलावती अपने सामने चल रहे होम स्वीट होम दृश्य को देखकर निराश थी, क्योंकि उसके अलावा किसी ने भी ईशानी को वहां देखकर उसके बारे में पूछा नहीं था। कुछ समय बाद कर्तव्य के रूम के अंदर गीतांजलि बेड सेट कर रही थी। तभी कर्तव्य रूम के अंदर दाखिल हुआ। वह दरवाजे पर खड़ा था और गहराई से गीतांजलि को देखने लगा। कुछ घंटे पहले ही उसने उसके शॉर्ट्स पहने थे, लेकिन क्या वह इतनी सेक्सी लग रही थी जितनी कि वह साधारण सी साड़ी में लग रही है। उसकी नंगी कमर उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसने अपने भाव कंट्रोल किए और खुद को शांत करके कमरे में आकर बालकनी की तरफ चला गया। वह अपनी कमर मोड़कर रेलिंग पर पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। वह गीतांजलि को देख रहा था। वह गीतांजलि ने भी कुछ सेकंड बाद उसे देखा। दोनों की आंखें मिल गईं। गीतांजलि ने अगले ही सेकंड उससे इशारा करके पूछा, क्या हुआ? इस इशारे के जवाब में कर्तव्य ने सिर्फ नामे से रिलाया। कुछ तो बात है, या बात नहीं रही, या बताना नहीं चाहते। गीतांजलि उसे देखते हुए उसके पास जाती हुई बोली, कुछ मांगना था तुमसे, तो वही सोच रहा हूँ कैसे मांगूं। मांगिए। तुम्हें क्या पता मेरी बातें सुनकर अजीब लगे। मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहता। अगर तुम सहमत ना हो तो मना कर देना। गीतांजलि ने सर हिलाया और उसकी आंखों में देखने लगी। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? कर्तव्य ने हिचकी वॉइस में कहा। गीतांजलि ने झटके से उसकी ओर देखा। दोनों ही गौर से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। नहीं, सिर्फ होंठ को छूकर अलग हो जाऊंगा। कर्तव्य ने अपनी बात स्पष्ट की। गीतांजलि ने शर्माते हुए कहा, कहाँ? गर्दन, कर्तव्य जल्दी से बोला। गीतांजलि कंफ्यूज होकर बोली, क्या? वह नाक नोच बोला कर्तव्य। तुमने क्या सुना? कर्तव्य हड़बड़ाया। गीतांजलि उसके घबराते हुए चेहरे को देखकर बोली, मुझे लगा आपने नेक बोला। ये कहते हुए आगे बढ़ी और कर्तव्य के करीब जाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने बहुत सी स्टोरी में पढ़ा था कि पहले एहसास से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उसका दिल इतना शांत था कि जैसे वह सबसे सुरक्षित जगह पर हो। उसका दिमाग अब पूरे तरीके से कर्तव्य पर भरोसा करता था। आगे झुककर कर्तव्य ने उसके चेहरे के सामने उड़ रहे बालों को हटा दिया। उसने उसके गीतांजलि के छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर और धीरे से उसकी नाक पर एक किस कर दिया। जल्दी से किस लेने की बजाय कर्तव्य ने उसकी नाक के ऊपर लंबे समय तक अपने होंठ रखे। उसके मन में एक ही बात आई, ये लड़की ना जाने उस पर कैसा जादू कर रही है। गीतांजलि ने भी उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा था। उसने अब अपनी आंखें खोल ली, क्योंकि वह अपनी आंखें बंद करके ये पल नहीं गंवाना चाहती थी
जैसे ही कर्तव्य ने अपने होंठ अलग किए, उसकी नज़र गीतांजलि के निचले होंठ पर बने लाल तिल पर गई। गीतांजलि ने हल्के से मुस्कुराकर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी कर्तव्य ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे जाने से रोक लिया। उसकी गर्दन के मोड़ पर वह अपनी नाक घुसाते हुए धीमे से बोला, तुम्हें पता है गीत, तुम्हारे बारे में दूसरी कौन सी चीज़ है जो मुझे तुम्हारी ओर अधिक खींचती है? वह है तुम्हारी यह खुशबू। भगवान जाने तुम कौन सा परफ्यूम लगाती हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी से आने वाली ये भीनी भीनी खुशबू मुझे पागल करने पर मजबूर कर देती है। फिर गर्दन को अपने होठों से छूते हुए, सही सुना था तुमने, ने की कहा था, स्विमिंग सीखने के टाइम ओनली आई नो हाउ टू कंट्रोल माई सेल्फ। क्या बनाकर रख दिया तुमने मुझे गीत? गीतांजलि के पैरों की उंगलियां सिकुड़ गईं जब उसकी गर्दन की त्वचा उसके कोमल होठ से टकराई। उसने अपनी मुस्कान को छिपाने के लिए अपने होठों को जोर से काटा। उसके गाल अब पहले से ज्यादा लाल हो गए थे। वह बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। वह उससे अलग हुई और बालकनी से निकलकर अंदर आ गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर कंघी से अपने बाल संवारने लगी। उसने मिरर में देखा कि कर्तव्य भी बालकनी से रूम के अंदर आ रहा है। वह उसके बालों को देखते हुए बोला, धीरे धीरे लंबे हो रहे हैं तुम्हारे बाल। हेयर पैक अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है। वह उसके पास आकर उसके बालों को छूते हुए मिरर से मुस्कुराता हुआ बोला, कर्तव्य जी, आपने कहा कि मेरी फ्रेग्रेंस इज द सेकंड थिंग दैट अट्रैक्शन यू, तो फर्स्ट क्या है? उसके बालों को एक ढीली चोटी में बांधते हुए कर्तव्य ने कंघी दराज के अंदर रख दी। कर्तव्य ने मुस्कुराते हुए उसके दाएं गाल को छुआ। उसके अंगूठे ने उसके निचले होंठ पर बने तिल को सहलाया। उसने अपना चेहरा शीशे की तरफ घुमाया और देखा गीतांजलि एक्साइटमेंट में उसकी ओर देख रही है। वह आगे झुककर उसके लाल तिल पर अपना अंगूठा रखकर अपने अंगूठे पर उसने किस कर लिया। गीतांजलि के लिए पल बहुत ही अनमोल था। उसका चेहरा पल भर में गुलाबी हो गया। उसने हल्के से कर्तव्य के अंगूठे को अपने होठों से छुआ और भागकर बेड की तरफ चली गई। बीच में पलटी और कर्तव्य की ओर देखा, जो उसे शरारती मुस्कान के साथ देख रहा था। कर्तव्य अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोला, ये तुम्हारे इन मुलायम होठों पर जो तिल है, इस पर हमारा दिल फिदा है, और जरा इसे संभाल कर रखिएगा, नहीं तो बहुत जल्द हमारी हरकतें इसे गंदा कर देंगी। गीतांजलि उसकी बात का मतलब समझकर शर्माते हुए बेड पर जाकर लेट गई। गीतांजलि के चले जाने के बाद कर्तव्य ने खुद को मिरर में देखा। उसके चेहरे पर भी लाली छा गई थी। ओए, तू क्यों शर्मा रहा है? तभी उसके अंदर से आवाज आई और फिर खुद ने ही जवाब दिया, वो तेरी, ये पहले किस थी तुम्हारी फ्यूचर वाइफ के साथ, और शायद आखिरी प्यार से भी। कर्तव्य ने अपने बालों पर हाथ फेरा और बेड की तरफ बढ़ गया। उसने देखा गीतांजलि बेड पर लेटी है। वह सोई नहीं थी, सिर्फ आंखें बंद की थी। शायद वो उससे बचने के लिए नाटक कर रही थी। उसने अपना दाहिना हाथ बेड पर फैला दिया, जबकि बायां हाथ गीतांजलि के सर के नीचे लगा लिया और मुस्कुराते हुए छत को देखने लगा। तभी अचानक गीतांजलि ने पलटकर कर्तव्य की कमर पकड़ ली और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। कर्तव्य ने हल्के से हंसते हुए उसे पूरी तरह खुद से चिपका लिया और उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। गीत, हम एक बात कहें? वह कुछ देर पहले मैंने मिरर के सामने जो कहा था ना, उसे मैं सही करना चाहता हूँ। गीतांजलि ने अपना सर उठाकर कर्तव्य को देखा। उसका चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था। अरे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, जो ये लाल तिल है, उस पर मेरा दिल फिदा है। मैं थोड़ा गलत बोला था। मैं तुम्हारे तुम्हारे तिल पर नहीं, तुम पर फिदा हूँ। शिद्दत से प्यार करता हूँ तुमसे। इस बार गीतांजलि का दिल तेजी से धड़क रहा था। अपने होठों को काटते हुए उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में इस कदर छुपाया और जल्दी से ब्लैंकेट को अपने ऊपर डाल लिया। वही कर्तव्य उसकी इस हरकत पर हंसने लगा। उसने लाइट बंद कर दी और गीतांजलि को अपने सीने में छुपाए हुए कुछ ही देर में सो गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ समय बाद ईशानी के रूम में लीलावती ने प्रवेश किया। उसने पाया कि रूम में काफी अंधेरा है और ईशानी नीचे फर्श पर बैठी है। उसकी पीठ पैर से टिकी हुई थी। बिखरे बाल और खाली आंखों से वह अपने सामने रखी फोटो को गौर से देख रही थी। लीलावती उसे इस हालत में देखकर बेचैनी से बोली, ईशानी बेटा, क्या बात है? लेकिन बदले में ना ही ईशानी ने अपनी नजरें उठाईं और ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया। लीलावती ने सामने रखी फोटो को देखा, जिसमें कर्तव्य का चेहरा दिखाई दे रहा था। वह समझ गई कि कुछ ऐसा हुआ है जो निश्चित रूप से कर्तव्य से जुड़ा है। उसने ईशानी के कंधे को हिलाया
और एक बार फिर पूछा, क्या हुआ? ईशानी ने अपनी आंखें उठाई और लीलावती के चेहरे को 2 मिनट तक देखती रही। फिर उखड़ी हुई आवाज में बोली, मम बताओ, क्या मैं आपकी असली बेटी हूँ? ये कैसा सवाल है? लीलावती कंफ्यूज होकर बोली। मुझे जवाब दो मम, हाँ या ना में जवाब दो। उसने कहा, तुम मेरी खुद की बेटी हो, मेरा खून हो। उसकी बात सुनकर ईशानी हल्के से बड़बड़ाई। इस बार खूनी जंग होगी। उसके बोलने के तरीके में एक शैतानी अंदाज था। उसकी आवाज में दर्द और गंभीरता को समझते हुए लीलावती ने फिर पूछा, क्या बात है? ईशानी ने इस बार अपने और गीतांजलि के बीच हुई सारी बातें उन्हें बताईं। लीलावती अपनी बेटी के साथ कुछ घंटे पहले हुए अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगर मैं आपकी ही बेटी हूँ तो मेरे अंदर भी वही आग है। अगर आपने किसी को पाने के लिए सारी हदें पार की थी तो मैं भी कर्तव्य को पाने के लिए सारी हदें पार कर जाऊंगी। ये कहते हुए वह कर्तव्य की फोटो को अजीब तरीके से छूने लगी। लीलावती चुपचाप ईशानी के पागलपन को देख रही थी, लेकिन इस बार उसने मन ही मन ठाना कि वह इस बार अपनी बेटी की पूरी मदद करेगी। वास्तव में इस बार वही इतिहास दोहराया जाएगा। लीलावती ने मन ही मन ईशानी से वादा किया और कर्तव्य और गीतांजलि के बीच की इस पवित्र रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ सोचने लगी। अगली सुबह गीतांजलि जब उठी तो उसने पाया कि कर्तव्य बेड पर नहीं था। उसने कर्तव्य वाली साइड को हल्के से अपने हाथों से छुआ, मुस्कुराहट बिखेरते हुए और अपने बालों को इकट्ठा करके बांधते हुए बेड से उठकर नहाने के लिए चली गई। नहाते समय उसने खुद को मिरर में देखा तो याद आया कि कैसे उसने कर्तव्य को क्लीन शेव बनाने में मदद की थी। उसे उन पलों को याद करते ही उसके चेहरे पर लाली उतर आई। नहाकर बाहर आकर उसने बाथरूम में रखे कपड़ों को देखते हुए वह एक बार फिर मुस्कुरा उठी। वह उन पलों में खो गई जब कर्तव्य खुद उसके लिए मॉल में उसकी पसंद के कपड़े ले रहा था, जो काबिले तारीफ थे। उसने एक सिंपल सी साड़ी ली और पहनने लगी। बाल सुखाते हुए गीतांजलि ने अपने बालों की लटों को उंगलियों से फिराया और देखा कि वे वाकई में अब धीरे धीरे लंबे होते जा रहे थे। यह देख वह खुशी से मुस्कुराई। ये सब कर्तव्य की मेहनत का फल था, क्योंकि वही चाहता था कि उसकी पत्नी के बाल लंबे हों। उसे ताने मारने, अपमानित करने के बजाय उसने खुद ही सोचा कि वह अपनी पत्नी के बाल लंबे करेगा। कमरे के बाहर आकर उसने नीचे जाकर देखा कि कर्तव्य अपने जॉगिंग कपड़ों में था। गीतांजलि ने सोचा, उसे इतना परफेक्ट पति मिला है, उसे और क्या चाहेगी? क्या वह वही नहीं है जिसे वह हमेशा अपने पति के रूप में चाहती थी? अपनी सोच पर मुस्कुराती हुई गीतांजलि नीचे की ओर बढ़ गई। जब वह किचन में जाने वाली थी तभी एक मेड ने आकर गीतांजलि से कहा कि अहिल्या ने उसे बगीचे में बुलाया है। वह सिर हिलाकर अहिल्या से मिलने गार्डन एरिया की तरफ बढ़ गई। गुड मॉर्निंग काकी साहब, आपने बुलाया? गीतांजलि ने बहुत ही विनम्रता से पूछा। गुड मॉर्निंग गीत, आओ बैठो, अहिल्या ने अपने साथ में रखी चेयर पर हाथ से थपथपाते हुए कहा। गीतांजलि वहां बैठ गई। तभी अहिल्या ने नरम आवाज में पूछा, गीतांजलि, मुझे पता चला कल के बारे में। द वे फॉर फॉट फॉर कर्तव्य आस्किंग ईशानी टू मेंटेन हर डिस्टेंस। उसकी बातें सुनकर गीतांजलि एकदम चुप हो गई। उसने अपनी नजर नीची कर ली। उसके चेहरे पर आते जाते भाव को देखकर अहिल्या ने कहा, यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता चला? कल रात को जब मैं ईशानी के रूम के पास से गुजर रही थी तभी मैंने उन दोनों माँ बेटी की बातें सुन ली। आई विल मैनर बट कीपिंग ए टैब ऑन योर नियर एनिमीज इज ऑल्सो इजेंटल, इज नॉट इट? गीतांजलि समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या जवाब दे। ईशानी को धमकाने के बाद वह काफी परेशान थी। अब तो अहिल्या को भी पता चल गया है, वह सबका सामना कैसे करेगी? अगर कर्तव्य को पता चल गया तो? हालांकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन अतीत का डर उसके मन में आने लगा। गीतांजलि डरते हुए सोचने लगी, कैसे मनीषा के साथ उसकी हर छोटी मोटी भूल के बाद उसके पिता उसकी सौतेली माँ की बातों में आकर उसे कितनी बुरी तरीके से डांटते और मारते थे। उसने थरथराते हुए कहा, काकी साहब, वह गीतांजलि की बात पूरी होती तभी मृत्युंजय चौहान वहां पर आकर बोले, जो अभी अभी दोनों को देख रहे थे। क्या बातें हो रही हैं सास बहू में? यहाँ भी लोमड़ी की तरह सूंघते हुए चले आए। कैसा आदमी है ये? मुझ जैसी अच्छी इंसान को बेमतलब विलेन बनाया। उसने मन ही मन मुंह बनाते हुए कहा। गीतांजलि बेटा, अहिल्या वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया गया था। उसको तो इसलिए इतना सख्त बर्ताव करने को बोला गया ताकि तुम्हें पता चल सके बुरे लोगों से कैसे डील करते हैं। इसीलिए अहिल्या को तुम्हारा स्ट्रिक्ट ट्रेनर बनाने के लिए बोला था।
मृत्युंजय ने अब सारी बातें साफ साफ कह दी, पर हम एक इम्पॉर्टेंट बात भूल गए कि गीतांजलि तो बचपन से ही ऐसे लोगों से डील करती आ रही है। उसे ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है? क्यों गीतांजलि? तभी वहाँ पर ओंकार सिंह चौहान वहाँ पर आते हुए अपनी रोबदार आवाज़ में बोले। उनके बोलने का तरीका भले ही सख्त था, लेकिन उनकी बातों में अपनापन झलक रहा था। यह शब्द सुनकर गीतांजलि ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंसुओं से भरी आंखें तीनों से मिली तो उसके होंठ से एक सिसकी निकल गई। गीतांजलि बेटा, कभी भी कोई ज़रूरत हो तो बेफिक्र हमारे पास आना, बिना किसी हिचकिचाहट के। मृत्युंजय ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ, जैसे कर्तव्य के होते हुए इसे कोई ज़रूरत पड़ेगी। अहिल्या एक बार फिर मुंह बिचकाते हुए बोली। अहिल्या, मृत्युंजय ने उसे डांट दिया। लेकिन मेरे मुंह में जो आएगा मैं तो बोलूंगी। मृत्युंजय अहिल्या को घूरते हुए, क्या लगा रखा है आपने? लगता है तुम्हें सुबह की अच्छी चाय नहीं मिली है। चलो गेट अप, एक अच्छी सी चाय बनाओ। मृत्युंजय ने अहिल्या का हाथ पकड़ा और उसे घुमाते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए। ये देखते हुए गीतांजलि और ओंकार सिंह दोनों खुलकर हंस पड़े। अब ये दोनों वहां अकेले खड़े थे। ओंकार सिंह चौहान गीतांजलि की तरफ मुड़े और उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। हम दोनों की पहले इतनी बात नहीं हुई है गीतांजलि बेटा, बट इट्स नेवर टू लेट टू मेक इट राइट। उसका जवाब देते हुए गीतांजलि ने सिर्फ सिर हिलाया। घर कैसा लग रहा है? ओंकार सिंह चौहान ने अपनी बड़ी सी हवेली को नजर भर देखते हुए कहा। अच्छा है, गीतांजलि ने धीमी आवाज में कहा। घर वाले कैसे हैं? यह सुनकर गीतांजलि ने झिझकते हुए उनकी तरफ देखा। मृत्युंजय भी वहां खड़ा था। फिर धीमे से बोले, घर वाले भी अच्छे हैं। देखो बेटा, ओंकार सिंह उसे अब समझाते हुए बोले, बेटा हम तुम्हें बचपन से ही देखते आ रहे हैं। सो अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरे बेटे के लिए क्यों मैंने तुम्हें पसंद किया है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। फिर धीमे से बोले, कर्तव्य और मेरा रिश्ता इतना अच्छा नहीं है, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि कर्तव्य को तुम्हारे जैसी बहू के भरोसे छोड़ सकता हूँ। आई हैव बीन वॉचिंग यू सिंस चाइल्डहुड। आई विल लव यू। आई विल टेक केयर ऑफ यू। गीतांजलि, मेरा बेटा अच्छा है, पर मेरी फैमिली के कुछ मेंबर नहीं, इसलिए आई वांटेड यू टू बी स्ट्रांग। चुप रहकर अपने हक की चीज़ों को कभी मत छोड़ना। गीतांजलि, फाइट फॉर एवरीथिंग यू थिंक शुड बी योर्स। एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ इजी नहीं होती, पर हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जो उसे हसीन और आसान बना देते हैं या उसे जीने के लिए हमें हिम्मत देते हैं। गीतांजलि ने बहुत ही खुशी से सिर हिलाते हुए हाँ कहा। गीतांजलि बेटा, मेरे बेटे के होते हुए कभी मुझे बाप होने का एहसास नहीं हुआ। सही मायने में ससुर बनने की इच्छा नहीं रखता हूँ, पर तुमसे बाप बेटी का रिश्ता रखने की उम्मीद रखता हूँ। क्या अगली बार जब हम दोनों बातें करेंगे तब मैं अपनी बहू से नहीं, अपनी बेटी से बात कर पाऊंगा? आज ओंकार सिंह चौहान बहुत ही नर्म आवाज में बोले। उनकी आंखों में भी नमी थी। उनकी आवाज में एक अलग ही अपनापन था। गीतांजलि को उनसे एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी। उसने नम आंखों और खुशी से जल्दी से अपना सिर हिलाया और उसके होंठ कांप रहे थे। उसके अपने पिता ने कभी उसे ढंग से बात नहीं की थी। प्यार और अपनेपन की तो बात ही छोड़ो। उसे याद नहीं आखिरी बार कब उसके पिता से उसकी नॉर्मल बात हुई हो। बचपन से उन्होंने उसे शायद ही कभी डांटा हो, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी वह उसे उसकी सौतेली माँ के बहकावे में आकर डांटते और मारते भी थे। वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके ससुर सच में उसे बाप और बेटी जैसा रिश्ता रखना चाहते हैं। गीतांजलि ने अपनी पलकें उठाई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। ओंकार सिंह ने उसके बालों को जैसे ही सहलाया, वह फूट फूट कर रोने लगी और एक बेटी की तरह उनके गले लग गई। तो डिसाइड करो, एक दूसरे को क्या बुलाने वाले हैं? ओंकार सिंह ने पूछा। गीतांजलि ने थोड़ी कंफ्यूज होकर देखा। मैं तो अपनी बेटी को प्यार से गुन्नू बुलाने वाला हूँ। आप अपने पिता को किस नाम से बुलाएंगे? गुन्नू बेटा, ओंकार सिंह ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। पापा, गीतांजलि ने खुशी से आंसू पोंछते हुए कहा। उसके होंठ अभी भी कांप रहे थे। उसे पापा शब्द बोले हुए कई साल बीत चुके थे। जब वह अपने असली पिता को पापा बोलती थी तब वह उसके साथ कैसा बिहेव करते थे, लेकिन आज यह शब्द उसे कितना प्यारा लग रहा था। एक अनजाना सा एहसास था इसमें, क्योंकि आज उसे अपने पिता मिल गए थे। उसने दिल से ओंकार सिंह चौहान को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया। अब वह अनाथ नहीं थी, अब उसके पिताजी थे। वह मनी मन खुशी से बोली। गुन्नू को उसके पापा मिल गए। गुन्नू के पापा? वह बार बार खुशी से एक ही शब्द मनी मन दोहराने लगी। चलो गुन्नू बेटा, हमें भूख लगी है,
कुछ समय बाद हमें न्यूयॉर्क भी जाना है। क्यों, कोई मीटिंग के लिए? गीतांजलि ने नॉर्मली पूछा। हाँ बेटा जी, वैसे तुम्हारे लिए न्यूयॉर्क से क्या लाऊं? उन्होंने हंसते हुए घर के अंदर जाते हुए पूछा। दोनों की बातें जारी थीं, लेकिन ओंकार सिंह और गीतांजलि अंदर की ओर बढ़ते हुए बातें करते हुए दिखे। उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि दो जोड़ी आंखें कब से उन पर नजर रखे हुए थीं। कुछ समय बाद गीतांजलि क्लोथिंग रूम के अंदर गई, लेकिन उसके कदम रूम के दरवाजे पर ही थम गए। उसने दरवाजे पर लगे जीने से कर्टेन की ओट से झांककर कर्तव्य की मस्कुलर बॉडी को निहारा, जो अब अपने ऊपर परफ्यूम लगाने में व्यस्त था। कर्तव्य को मिरर से गीतांजलि का शर्माता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने गौर किया कि गीतांजलि की नज़र उसके खुले शरीर पर है। यह देखकर वह शरारत से मुस्कुराया और उसने अपनी मांसपेशियों को और सख्त बनाया, जिससे वे और भी ज़्यादा उभर कर दिखाई देने लगी और वह और भी स्मार्ट दिखाई दे रहा था। ये देखकर गीतांजलि को शर्म आई और वह सोचने लगी कि कितने समय तक इन्होंने इतनी मजबूत और आकर्षक बॉडी बनाने की मेहनत की होगी। इनकी पीठ की मांसपेशियां कितनी अच्छी लग रही हैं। इसे देखकर तो मेरे चेहरे पर गर्मी आ रही है। इन्हें देखते हुए अलग ही सुकून मिल रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। क्या कभी मैं इन्हें छू सकूंगी? उन पर अपनी उंगलियां फिरा सकूंगी? उन्हें चूम सकूंगी? उन्हें काट सकूंगी? रुको, क्या? जैसे ही उसके मन में ये विचार आया, उसने खुद को झिड़का। भाई ये कैसे सोच सकती थी? शर्म से अपनी आंखें बंद करके उसने गहरी सांस ली और अपने विचारों को काटा। कर्तव्य ने मिरर से गीतांजलि के भाव देखकर मुस्कुराया। उसे यकीन हो गया था कि वह उसे देखकर आकर्षित हो रही है। यही तो कर्तव्य को लेकर गीतांजलि के साथ भी हो रहा था। उसने अपनी शर्ट पहन ली, लेकिन सारे बटन खुले छोड़ दिए और धीरे धीरे चलता हुआ गीतांजलि के सामने जाकर खड़ा हो गया, जो एक बार फिर शर्मा रही थी। अब कर्तव्य ने उस जीने से कार्टन पर से ही बिना कोई सोचे समझे उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। इसे महसूस करके गीतांजलि चौंक गई और अपने होश में आई। वह अपनी आंखें बड़ी करके उसके होठों को देख रही थी। उसका दिमाग एक बार फिर से सोच में डूब गया। तभी कर्तव्य की आवाज़ उसके कानों में बहुत ही मदहोशी से आई। क्या सोच रही थी आप गीतांजलि? अब उसकी नज़र उसके खुले बटन वाली शर्ट के अंदर उसकी चेस्ट और एब्स पर जा रही थी। कर्तव्य एक बार फिर उसके कान के पास आकर बोला, अभी भी सोच रही हैं? ये कहते हुए कर्तव्य ने गीतांजलि को अपने पास खींच लिया। गीतांजलि की नाक उसकी नंगी छाती से छू गई। कर्तव्य के पास से आती हुई मांसपेशियों और परफ्यूम की खुशबू गीतांजलि को अपने अंदर जाती हुई महसूस हुई। यह महसूस करते ही वह हल्के से कांपी। कर्तव्य की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। उसने धीरे से गीतांजलि के एक कान से एक झुमका निकाला और अपनी जेब में रखते हुए उसकी साड़ी में से झांकती पतली सी कमर पर अपना हाथ रख दिया। लेकिन इसका असर केवल गीतांजलि पर नहीं पड़ा, बल्कि वह तो कर्तव्य की छाती पर अपनी नाक घुसाए उसकी खुशबू जितनी हो सके अपने अंदर लेने की कोशिश कर रही थी। साथ ही उसने उसकी शर्ट को भी कसकर पकड़ रखा था। जैसे उसकी मुलायम उंगलियों ने उसकी खुली चेस्ट को छुआ, कर्तव्य के अंदर न जाने कैसे एहसास पनपने लगे। वह ऐसा महसूस करता था मानो गीतांजलि पर अब ऐसा हक रखता था कि वह उसे छू सके, उसे महसूस कर सके। वह अब अपनी गीतांजलि को अपने आप में महसूस करना चाहता था। उसने गीतांजलि की कमर को अपनी खुली छाती से चिपकाते हुए धीमी आवाज में पूछा, हम क्या सोच रहे हैं, हमें भी बताइए। गीतांजलि हड़बड़ाते हुए बोली, मैं कमरे के सारे पर्दे हटाने की सोच रही हूँ, ताकि अगली बार बिना किसी बाधा के सीधे आपके होठों को महसूस कर सकूं। यह सुनकर कर्तव्य स्तब्ध रह गया। क्या उसने सच में ऐसा कहा? गीतांजलि अपने मुंह से निकले शब्दों को सुनकर हैरान हो गई। उसने जल्दी से अपने होठों पर हाथ रख लिया। एक तरफ कर्तव्य यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या जो उसने सुना वह सच है, क्या वह सिर्फ उसका वहम है। वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी साड़ी को कसकर पकड़ते हुए खुद को संभाला। गीतांजलि ने मनी मन खुद को डांटा। वह अब इस सिचुएशन से बचने के तरीके सोचने लगी, लेकिन उसके दिमाग में अभी कोई प्लान नहीं बन रहा था, क्योंकि अभी भी कर्तव्य उसे गहरी नजरों से देख रहा था। कुछ सोच ना पाकर उसने धीरे धीरे उसकी खुली शर्ट के बटन लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही वह बटन लगाते उसकी चेस्ट के पास आई, उसने हिम्मत करके अपनी नज़रें ऊपर उठाईं ताकि कर्तव्य की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सके। लेकिन उसने देखा कि कर्तव्य उसे देख रहा है
और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान है और आंखों में एक अलग ही शरारत दिखाई दे रही थी। गीतांजलि के चेहरे पर शर्म झलक रही थी। वह जल्दी से उसके बटन लगाकर बाहर जाने लगी, लेकिन कर्तव्य ने जल्दी से उसकी साड़ी का ढीला सिरा पकड़ लिया। गीतांजलि अपनी जगह पर रुक गई। वह अपनी साड़ी को कसकर पकड़े हुए थी। उसने पीछे मुड़कर कर्तव्य को देखा, जो उसकी साड़ी का सिरा धीरे धीरे खींच रहा था, जिसका मतलब था वह उसे अपनी तरफ बुला रहा है। गीतांजलि ने जल्दी नजरें नीची कर ली और धीरे धीरे कर्तव्य की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि अब वह दीवार से टकरा चुकी थी। जैसे ही गीतांजलि उसके पास पहुंची, कर्तव्य ने उसका सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अपना चेहरा उसके पास किया, लेकिन फिर भी गीतांजलि की आंखें नीचे ही झुकी हुई थीं। कर्तव्य अपने होंठ उसके होंठों के बहुत करीब ले आया, लेकिन फिर भी उसे नहीं छुआ। कर्तव्य ने अपनी नाक गीतांजलि की नाक से रगड़ी, जिससे गीतांजलि कांप गई। गीतांजलि ने अपने पैरों की उंगलियां आपस में मोड़ लीं। वह उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए धीमे से बोला, कुछ भूल रही हैं आप? गीतांजलि शर्म से पानी पानी हो गई। उसने एक नजर कर्तव्य को देखा, जिसका उत्तर देते हुए उसने अपनी टाई बांधने का इशारा किया। गीतांजलि बिना किसी देरी के उसकी टाई बांधने लगी। कर्तव्य टाई बंधवाने के लिए गीतांजलि के सामने मिरर के पास बैठ गया, ताकि वह आसानी से टाई बांध सके और साथ ही साथ उसकी नज़र गीतांजलि की नाजुक और गोरी कमर पर जा सके। गीतांजलि पूरी लगन से टाई बांध रही थी, वहीं कर्तव्य उसकी कमर को देख रहा था। कर्तव्य, जो उसकी गोरी कमर को देखने में बिजी था, अचानक उसके मुंह से निकल गया, मक्खन की तरह है। गीतांजलि कंफ्यूज होकर, क्या कहा आपने? वह मुझे मक्खन की तलब लगी है। कर्तव्य बात बदलते हुए बोला, लेकिन आप तो मक्खन खाते ही नहीं है, जो मैंने उस दिन देखा था जब मैं इस घर में आई थी। गीतांजलि बोली। कर्तव्य अपनी शरारतों और उसकी नादानियों पर हंस पड़ा। अब वह मिरर के सामने खड़ा हो गया और जल्दी जल्दी अपना ब्लेजर पहनने लगा। ब्लेजर पहनने के बाद कर्तव्य गीतांजलि को देखते हुए बोला, चलो नीचे सब वेट कर रहे होंगे। गीतांजलि छोटा सा जवाब देते हुए बोली, जी, लेकिन उन दोनों में से कोई भी वहां से नहीं हटा। दोनों अब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कर्तव्य गीतांजलि को देखते हुए उसके होंठ के पास बने तिल को धीरे धीरे अपने अंगूठे से सहलाने लगा और नीचे झुककर उसके बाएं कान को हल्के से चूमते हुए शरारत से बोला, बहुत ही जल्द वो सब होगा। जैसे गीतांजलि ने कर्तव्य के मुंह से निकले शब्दों का मतलब समझा, उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। वह शर्मा उठी। उसके लिए सारे एहसास नए थे। पर तभी आगे बढ़ता हुआ कर्तव्य बोला, शर्माइए मत मिसेस चौहान, कहीं हमारा मूड ना बदल जाए। गीतांजलि ने जल्दी से खुद को मिरर में देखा तो उसके गाल लाल हो गए थे। उसने मन ही मन खुद को डांटा और जल्दी जल्दी कर्तव्य के पीछे चल पड़ी, जो अब उसे आईने की तरफ थोड़ा देखकर कमरे से बाहर जाने लगा था। नीचे डाइनिंग टेबल पर सब लोग मौजूद थे। गीतांजलि कर्तव्य की प्लेट में नाश्ता रख रही थी। तभी अहिल्या ने कहा, गीतांजलि बेटा, तुम्हारे दाएं कान का झुमका कहाँ है? ये सुनते ही गीतांजलि ने तुरंत अपने दाएं कान को छुआ, फिर बाएं कान को। तभी उसके दिमाग में अभी कुछ समय पहले ऊपर रूम में हुए पल याद आ गए। उसका दिमाग घूम गया जब उसे याद आया कि कैसे कर्तव्य ने उसके कान के पास किस किया था। ये याद करते ही एक बार फिर उसके चेहरे पर लाली छा गई। उसके दोनों गाल एक बार फिर स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या जवाब दे। खैर कोई बात नहीं, कहीं गिर गया होगा, बाद में ढूंढ लेना, अहिल्या ने उसे समझाया। जी काकी माँ, दूसरा भी निकाल दो बेटा, एक कार में झुमका अजीब दिख रहा है। गीतांजलि ने जल्दी से अपना दूसरा झुमका भी निकाला, लेकिन उसे रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। ना ही वह उसे पकड़ सकती थी, क्योंकि उसे अभी बाकियों को भी खाना सर्व करना था। उसको परेशान और जगह ढूंढते देखकर कर्तव्य ने अपनी हथेली अपनी चेयर के पास अपने पैर पर रखते हुए फैला दी। जैसे ही गीतांजलि ने उसके हाथ पर नजर डाली, उसने अपना झुमका उसकी हथेली पर रख दिया, जिसे उसने गीतांजलि के अलावा किसी को बिना बताए अपने सूट के पॉकेट में रख लिया था। गीतांजलि ने जब कर्तव्य को नाश्ता दिया, तो तभी कर्तव्य ने धीरे से उसके कान में मक्खन बोला, जो केवल गीतांजलि ने नहीं, उसकी माँ ने भी सुन लिया। गीतांजलि ने एक चाकू उठाया और प्लेट में रखे मक्खन को कर्तव्य की प्लेट में रख दिया। ये क्या कर रही हो? पत्नी हो और इतना भी नहीं पता कि वह बटर नहीं खाता? लीलावती उसे घूरते हुए बोली। उसकी बात समझकर अहिल्या उसे बेहद गुस्से से देखते हुए बोली, कैसे पता चलेगा? उसे अभी अभी शादी हुई है
धीरे धीरे पता लगेगा। वैसे भी गीतांजलि तो नहीं जानती, जबकि आप खुद को कर्तव्य की माँ कहती हैं, और आज तक आपको कर्तव्य के लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में ही पता नहीं है। यह सुनते ही लीलावती का मुंह गुस्से से लाल हो गया। लीलावती अभी कोई जवाब देती, तभी उनको एक दूसरे को घूरते देख मृत्युंजय तेजी से बोला, आप दोनों लड़ना बंद करो। और वैसे भी कर्तव्य बचपन से ही जब भी लो फील करता है तो वह बटर खा लेता है। फिर कर्तव्य को देखते हुए बोले, बेटा मैं और अहिल्या न्यूयॉर्क जा रहे हैं, रात 1 बजे के करीब। ठीक है काकू साहब, कर्तव्य ने उत्तर दिया। नाश्ता करने के बाद सभी लोग अपने काम पर चले गए। गीतांजलि दरवाजे तक कर्तव्य और युवराज को मोबाइल लेकर जाने के लिए आई। भाई, भाभी, माँ, बुरे लोगों से बचकर रहना, उसने गीतांजलि को आंखों ही आंखों में कुछ समझाते हुए कहा। और शाम को प्लीज आज पालक के पकौड़े बनाना, प्लीज प्लीज प्लीज, युवराज उनसे रिक्वेस्ट करने लगा। हो गया, चल अब लेट हो रहा है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, अपना देख ले, कर्तव्य उसे गीतांजलि के पास खड़े देख बोला। जैसे ही युवराज गाड़ी में बैठा, कर्तव्य गीतांजलि के करीब आकर उसके कान के पास झुककर मुस्कुराया। मक्खन, मुझे उसकी बहुत ही तड़प महसूस हो रही है। यह सुनकर गीतांजलि एक बार फिर कंफ्यूज हो गई। उसके चेहरे के भाव को देखकर कर्तव्य ने उसे आंख मारी और गीतांजलि को मुस्कुराता देखकर वहां से चला गया। गीतांजलि समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बात का मतलब क्या है। उसे वह चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन वह उसे फिर भी क्यों खाना चाहता है, इसका क्या मतलब है। साथ ही उसकी आंख मारना और फिर मुस्कुराना अब उसे परेशान कर रहा था। कुछ देर बाद ओंकार सिंह चौहान के कमरे के बाहर गीतांजलि खड़ी थी। उसने आधे खुले दरवाजे से अंदर झांक कर देखा। ओंकार जी कुछ दस्तावेज देखने में व्यस्त थे। उनका सारा सामान बिखरा हुआ था और कुछ बिस्तर पर भी फैला हुआ था। पापा, गीतांजलि ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। वहीं ओंकार सिंह अपना सिर उठाकर गीतांजलि को देखते हुए गहरी मुस्कुराहट से बोले, अरे गुन्नू, अंदर आओ बेटा। गीतांजलि अंदर दाखिल हो गई। उसे देखते हुए ओंकार सिंह ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए बेटा? गीतांजलि ने सिर हिलाकर ना कहा। नहीं, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मेरी मदद? कौन सी? ओंकार सिंह ने उन सामान की ओर इशारा करते हुए पूछा जो आप कहें। आपका बैग पैक करना हो या ये दस्तावेज देखने में? हाँ, तो आखिरकार मुझे एक प्यारी बेटी होने का लाभ मिल ही रहा है। उन्होंने प्यार से उसका गाल खींचा, फिर गहरी मुस्कुराहट के साथ उन दस्तावेजों को देखते हुए बोले, गीतांजलि, कर्तव्य सच में एक परफेक्ट मैन है। जिस दिन से उसने बिजनेस शुरू किया है, आज तक मुझे उसके काम में एक छोटी सी भी कमी नजर नहीं आई। तो बस देखना चाह रहा हूँ कि एक खूबसूरत राजकुमारी से शादी करने के बाद भी क्या वह अभी वैसा ही है। लेकिन देखो, उसने अभी भी अपना काम बखूबी निभाया है। इससे पता चलता है कि वह अपने काम की तुलना में आपको उतना महत्व नहीं देते। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।